इस लेक्चर में जो आज हम कवर करने वाले हैं वो पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एक एनालिसिस ऑफ कूलॉम फोर्स और 1 कूलॉम ऑफ चार्ज क्या होता है ये हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो ध्यान से इस लेक्चर को देखिए। सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग एवरीवन, और आप देख रहे हैं सिकोपीडिया यूट्यूब चैनल। तो चलिए बोर्ड पर चलते हैं और इस लॉ को फटाफट से पढ़ते हैं और इसके बारे में एनालाइज करते हैं कि क्या होता है कूलॉम फोर्स। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा इस लेक्चर में पहला टॉपिक जो होने वाला है वो है कूलॉम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। प्यारे बच्चों, क्या बोला हमने? आपका टॉपिक को आप समझिए। इस टॉपिक में लिखा है कूलॉम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हमारे पास एक कूलॉम्स लॉ आता है, उसी को आज हम स्टडी करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, उसी को हम क्या करने वाले हैं? स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, हमने यहां पे लिखा कूलॉम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलॉम्स लॉ है? क्या किसी फिजिक्स की और ब्रांच में कूलॉम्स लॉ नहीं है? बिल्कुल है। प्यारे बच्चों, कूलॉम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एक आता है आपका कूलॉम्स लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स। एक मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में, जैसे मैग्नेटोस्टैटिक्स फिजिक्स की एक ब्रांच होती है, उसमें भी कूलॉम्स लॉ आएगा। और आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है तो इसमें भी कूलॉम्स लॉ है। हम 3rd यूनिट में पढ़ेंगे। फिलहाल हम यहाँ पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फिजिक्स ब्रांच के अंदर कूलॉम्स लॉ क्या है। तो बच्चों, आपको ध्यान रखना है इसमें कि इन 1785 में, यानी 1785 के अंदर, यानी इन 1785 में कूलॉम्स नाम के एक साइंटिस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए और उस एक्सपेरिमेंट में ये बताया कि जब दो स्टेशनरी चार्जेस एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जब उनको पास में रखा जाता है, तो वो दोनों चार्जेस जो है उनके बीच में एक फोर्स एक्ट करता है, उसे कूलॉम फोर्स कहते हैं। उसी के रिगार्डिंग जो है कूलॉम्स ने कूलॉम्स लॉ बनाया था। ठीक है, और उन्होंने कूलॉम्स लॉ की कुछ स्टेटमेंट दी थी, कुछ मैथमेटिकल फॉर्म दिया था कि भाई क्या होता है कूलॉम्स लॉ, यही इन्होंने समझाया था। तो आप ध्यान से देखिए, जो कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो बताया गया था, यानी कूलॉम्स ने जब 1785 में जो एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट से कुछ ऑब्जर्वेशन की, तो इन्होंने कहा कि मान लीजिए आपके पास कोई Q1 चार्ज है। ठीक है, कोई Q1 चार्ज है आपका और एक चार्ज आपका Q2 है। अब ध्यान से देखिए, कूलॉम्स ने अपने इस लॉ में बताया था, और ये बताया था कि जब दो स्टेशनरी चार्जेस को लिया जाता है, फिर बच्चों ये जो चार्जेस हैं, ये दोनों चार्जेस क्या हैं? स्टेशनरी चार्जेस। आपको ध्यान रखना है, ये दोनों चार्जेस स्टेशनरी मतलब रेस्ट में है दोनों चार्जेस, Q1 और Q2। और इनके बीच में जो सेपरेशन है प्यारे बच्चों, वो R मान लिया हमने, R सेपरेशन हमने यहां ले लिया। तो कूलॉम्स ने बताया, अपना एक एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट में दो चार्जेस लिए Q1 और Q2 और उनके बीच में एक डिस्टेंस रख दी R, स्मॉल डिस्टेंस मान लीजिए आप इसको, एक स्मॉल डिस्टेंस रख दी R। ठीक है, और इन्होंने क्या देखा कि ये दोनों चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे थे, यानी ये दो चार्जेस जो है एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे थे, मतलब फोर्स लग रहे थे, तो इनके बीच में एक फोर्स लग रहा था, इन्होंने ऐसा बताया। तो इनके एक्सपेरिमेंट में पाया गया कि जो फोर्स लग रहा है इनके बीच में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाया गया इन दो चार्जेस के मैग्नीट्यूड के, यानी इन दो चार्जेस के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के। ठीक है, देखो इन चार्जेस के जो मैग्नीट्यूड है, इनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनली फोर्स पाया गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये दो चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर जितना ज्यादा होगा, ये फोर्स भी उतना ज्यादा इन दोनों चार्जेस के बीच में लगेगा। फिर इसमें पाया गया, अगर मान लो ये दो चार्जेस का मैग्नीट्यूड है, अगर इसका प्रोडक्ट जो है वो अगर कम आया, ठीक है, ये चार्जेस मान लो इनका मैग्नीट्यूड कम है, तो प्रोडक्ट भी कम आएगा, तो फोर्स भी कम लगेगा। इन्होंने पहला ऑब्जर्वेशन अपने एक्सपेरिमेंट में ये किया। दूसरा ऑब्जर्वेशन किया कि जो इनके बीच में फोर्स लग रहा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम, यानी दो चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है, ये फोर्स जो लग रहा है इनके बीच में, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इन दो चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। प्यारे बच्चों, अब आप थोड़ा ये बाद में हम पढ़ेंगे कि भाई ये 1/r² क्यों आया, ये 1/r भी आ सकता था। प्यारे बच्चों, 1/r² मतलब क्योंकि कूलॉम्स लॉ जो है इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है, इस वजह से यहाँ पे 1/r² आता है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है आपका, ग्रेविटेशनल लॉ है, वो भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है, इसलिए इस वजह से उसमें भी 1/r² आता है। तो यहाँ पे भी 1/r² आया है। तो ये चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम समझेंगे कि ये डिस्टेंस जो है इस फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल पाएगी। इसका मतलब है अगर चार्जेस का सेपरेशन जितना बढ़ेगा फोर्स उतना घटेगा, और सेपरेशन जितना घटेगा फोर्स उतना बढ़ेगा। तो यही कूलॉम्स ने बताया था इसमें। तो यहां पे देखा गया इतना। अब फिर इसमें देखो, अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएं, तो कूलॉम्स ने देखा कि भाई इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाया गया, तो यहाँ पे K यूज किया गया, और यहाँ पे Q1 का मैग्नीट्यूड और Q2 का मैग्नीट्यूड, और नीचे आ गया आपका R²। राइट, समझ में आ रहा है आपको? राइट, K Q1 Q2 by R²।
तो ये एक ऐसा फोर्स है जिसे हम बोलते हैं कि दो स्टेशनरी चार्जेस के बीच में ये जो फोर्स आपको दिख रहा है यही कहलाता है आपका कूलाम फोर्स। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? इसको बोलते हैं कूलाम फोर्स। ठीक है, इसको बोलते हैं कूलाम फोर्स। फिर बच्चों इसी फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कह देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इसे कहा जाता है मेरे बच्चों। अब देखो इसको अगर हम ध्यान से समझे कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलाम फोर्स कहते हैं। मेरे बच्चों अब ध्यान रखना है, अगर दो मैग्नेट के पोल के बीच में अगर फोर्स लग रहा होता तो आप उसको मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं दो चार्जेस हैं, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसे आप क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं या फिर कूलाम फोर्स कहते हैं। राइट। अब ये कूलॉम्स ने जो 1785 में जो एक्सपेरिमेंट किया था मेरे बच्चों, 1785, आपको ध्यान रखना है ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया था कूलाम ने, वो कब किया गया था? 1785 में। 1785 में एक एक्सपेरिमेंट किया गया, बहुत सारे मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए थे। उस एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्वेशन ये निकल के आई थी कि भाई दो स्टेशनरी चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, अब देखो इसी की स्टेटमेंट हम लिखते हैं। कूलॉम्स लॉ ने अपनी स्टेटमेंट में, भाई ये तो कूलॉम्स लॉ का एक मैथमेटिकल फॉर्म हो गया, अब इसकी स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं? अब देखो इन्होंने क्या स्टेटमेंट दी थी अपने लॉ में। स्टेटमेंट इनकी लॉ के अकॉर्डिंग इनकी स्टेटमेंट थी, इन्होंने कहा इट स्टेट्स दैट the force of interaction between two stationary, फिर जो यहां पे लिखना है stationary charges। प्यारे बच्चों यहां पे क्या बोला गया? स्टेट दैट द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू स्टेशनरी चार्जेस, क्योंकि ये चार्जेस स्टेशनरी होने चाहिए प्यारे बच्चों, क्योंकि कूलॉम्स लॉ की एक लिमिटेशन भी है कि कूलॉम्स लॉ की कमी ये भी है कि कूलॉम फोर्स जो सिर्फ वैलिड होता है, कूलॉम्स लॉ सिर्फ वैलिड होता है किसके लिए? जब दो चार्जेस स्टेशनरी होता है। अगर चार्जेस मूव कर गए तो हमारा कूलॉम्स लॉ जो है वो वैलिड नहीं होगा, स्टेशनरी चार्जेस लिखना है। तो इट स्टेट दैट द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू स्टेशनरी चार्जेस इज डायरेक्टली proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between them। प्यारे बच्चों यही क्या कहलाता है आपका? यही कहलाता है आपका कूलॉम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये कूलॉम्स लॉ की स्टेटमेंट है प्यारे बच्चों, ये कूलॉम्स लॉ की स्टेटमेंट है और ये कूलॉम्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म है। अब आप यहां पे ध्यान से देख रहे हो तो इसमें क्या लिखा गया? इट स्टेट दैट द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू स्टेशनरी चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब ये कूलॉम्स लॉ में कहा गया था कि जो दो स्टेशनरी चार्जेस, दो रेस्ट वाले चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, दो चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट। ठीक है, या ये कह सकते हैं दो चार्जेस का जो प्रोडक्ट है उनके मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम है, इनके बीच में जो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। पर बच्चों यही क्या कहलाता है? कूलॉम्स लॉ कहलाता है। बड़ा सिंपल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई कूलॉम्स लॉ में आपको करना क्या है। और फिर बच्चों अब यहाँ पे हम ये एनालाइज करेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें एनालाइज करेंगे कि ये के क्या है। फिर बच्चों अभी तो फिलहाल हम इसको के को डिफाइन करना चाहे तो हम फिलहाल बोलेंगे कि ये कांस्टेंट टर्म्स है। अभी फिलहाल हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कांस्टेंट टर्म से, जिसे कहा जाता है कूलाम कांस्टेंट। क्या कहा जाता है? कूलाम्स कांस्टेंट। ठीक है, अभी बाद में इसको हम जब एनालाइज करेंगे इस फॉर्मूले को सेकंड टॉपिक में, तब आपको समझ में आएगा कि ये क्या है, ये फॉर्मूला में क्या क्या कौन सी चीजें होती है, ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आई होप आपको कूलॉम्स लॉ जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को समझ में आया होगा कि 1785 में कूलॉम्स ने अपने कुछ एक्सपेरिमेंट के थ्रू अपने इस कूलॉम्स लॉ को बनाया था, बताया था कि क्या होता है कूलॉम्स लॉ, कैसे दो स्टेशनरी चार्जेस के बीच में जो कूलॉम फोर्स है वो काम करता है, कैसे दो चार्जेस के बीच में जो कूलॉम फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, उसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या है। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म है। ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है ये कूलॉम्स फॉर्मूला है, कूलॉम्स लॉ का फोर्स निकालने का, यानी दो चार्जेस के बीच में फोर्स निकालने का एक फॉर्मूला है।
और ये कूलॉम्स लॉ की क्या है बच्चों, स्टेटमेंट है, बड़ी इजी स्टेटमेंट है जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, देखो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एनालिसिस। अब हम कूलॉम फोर्स का एनालिसिस करेंगे। फिर बच्चों क्या है टॉपिक है एनालिसिस ऑफ कूलॉम फोर्स। ठीक है, एनालिसिस ऑफ कूलॉम फोर्स, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों। यानी हमने अभी भी जस्ट देखा कि कूलॉम जो लॉ था उसमें दो स्टेशनरी चार्जेस के बीच एक फोर्स लगता है जिसे हम बोलते हैं कूलॉम फोर्स। तो एक्चुअल में वो कूलॉम फोर्स क्या होता था, जैसा कि अभी देखा हमने, F इज इक्वल टू K, Q1 का मैग्नीट्यूड और यहाँ पे Q2 का मैग्नीट्यूड अपॉन अर्थ के, तो यही था ना। अब इसमें एक एक चीज हम इसका मतलब एक एक चीज का डिस्क्रिप्शन देंगे, एक एक चीज को समझेंगे, एनालाइज करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो एक्चुअल में ये तो होता था आपका कूलॉम फोर्स। फिर बच्चों F क्या है, यहाँ पे कूलॉम फोर्स है। जब भी आपको दो चार्जेस मिले तो समझ लीजिए दो चार्जेस के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, कूलॉम फोर्स लगता है बच्चों। ठीक है, अब आपके पास ये तो पता ही है, आपके पास ये क्या है, ये आपके चार्जेस हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इन चार्जेस को क्या कह रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यानी ये चार्जेस की वैल्यू है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। ठीक है, ये क्या है बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यानी कोई चार्ज होगा 2 कूलॉम, 5 कूलॉम, 10 कूलॉम, 20 कूलॉम, जो भी है। और फिर बच्चों ये क्या है, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। ठीक है, ये इन चार्जेस के बीच में एक डिस्टेंस है। ठीक है, आर स्क्वायर। आप फिर बच्चों मेन इंपोर्टेंट जो हम यहाँ पे एनालाइज करने वाले हैं वो के करने वाले हैं। जैसा कि मैंने बताया, के को क्या कहते हैं, कूलॉम कांस्टेंट कहते हैं, कूलॉम कांस्टेंट। क्योंकि जैसे ही हमने प्रोपोर्शनलिटी को हटाया था, तो प्रोपोर्शनलिटी को हटाते, रूल है कि प्रोपोर्शनलिटी को हटाते थे कांस्टेंट यूज करते, तो हम यहाँ पे कांस्टेंट यूज कर रहे हैं, कूलॉम कांस्टेंट। पर बच्चों इसको अगर एनालाइज किया जाए तो के जो होता है, के वो इक्विवेलेंट होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, आप ध्यान से समझो, जो यहाँ पे के कूलॉम कांस्टेंट होता है, स्मॉल के होता है। पर बच्चों कई जगह पे आपको किसी बुक में सी भी मिलेगा, कैपिटल सी में भी मिलेगा आपको, तो कैपिटल सी से भी आप सिंबॉलिक फॉर्म में इसको लिख सकते हो और के से भी लिख सकते हो, लेकिन ये स्मॉल के है। ठीक है, तो के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0। ठीक है, आप यहाँ पे आप ध्यान से देखिए फिर बच्चों, यहाँ पे जो एप्सिलॉन, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन 0, इसको एप्सिलॉन 0 कहा जाता है, एप्सिलॉन 0 कहा जाता है। एक्चुअल में ये जो सिंबल आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं एप्सिलॉन 0, एक्चुअल में इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। फिर बच्चों इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। ये समझेंगे हम जैसे जैसे हम आगे आगे टॉपिक में बढ़ेंगे, जैसे जैसे नेक्स्ट लेक्चर में हम जाएंगे, तो उस लेक्चर में हम ये सारी चीजें कवर करते रहेंगे। तो आप ध्यान से समझिएगा कि एप्सिलॉन 0 जो है इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन है, यहाँ पे जो एप्सिलॉन लिखा है, अगर मैं इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू देखूं तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे 4 होता है, 4 और पाई की वैल्यू 22/7 होता है। और जो एप्सिलॉन है प्यारे बच्चों, हमारे नेचर में ये एप्सिलॉन जो नॉट है ये कांस्टेंट है। एप्सिलॉन 0 मतलब एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। ठीक है प्यारे बच्चों, ये एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एक मीडियम की प्रॉपर्टी है। जैसे यहाँ पे एयर और वैक्यूम की बात करते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखना है आपने कि अगर मान लो सपोज करो हम यहाँ पे ये ले लेते हैं कि हमारे पास एक चार्जेस Q1 है और एक चार्जेस Q2 है। ठीक है, दो चार्जेस ले लेते हैं हम Q1 और Q2 और इनके बीच में r डिस्टेंस है, क्लियर है, इनके बीच में फोर्स लग रहा है। तो इन दो चार्जेस के बीच में जो एक्चुअल में इन दो चार्जेस के बीच में है क्या, इन दो चार्जेस के बीच में या तो एयर प्रेजेंट है या फिर वैक्यूम प्रेजेंट है। ठीक है, तो दो चार्जेस के बीच में एयर और वैक्यूम जो प्रेजेंट है उसके लिए जो है हम यहाँ पे एप्सिलॉन यूज करते हैं, एप्सिलॉन नॉट यूज करते हैं। ठीक है, तो इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। एक्चुअल में इन दो चार्जेस के बीच में जो मीडियम है, ये मीडियम की जो प्रॉपर्टी है उसे कहते हैं एप्सिलॉन नॉट। हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो एप्सिलॉन 0 जो है इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, जो एयर और वैक्यूम के लिए लिखी गई है। अब फिर बच्चों अभी मैंने कहा कि भाई ये जो एयर और वैक्यूम मीडियम है, इसमें जो एप्सिलॉन है इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। क्या एप्सिलॉन नॉट की कोई वैल्यूज होती है? बिल्कुल होती है। जो एप्सिलॉन नॉट है फिर बच्चों उसकी वैल्यू होती है 8.85। ठीक है, क्या होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। फिर बच्चों क्या होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और इसकी वैल्यू है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए
इसकी अगर हम यूनिट लें तो बच्चों, इसकी अगर हम क्या ले, यूनिट ले, तो लेंगे कूलाम स्क्वायर। देखो कूलाम स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हम यहां से इस चीज को लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के की जगह लिखेंगे 1। अब एप्सिलॉन नॉट चला जाएगा इधर, तो इसकी यूनिट लेंगे तो आपके पास कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। बच्चों ये आ जाएगी यूनिट, ये मैं बताऊंगा कि कैसे आई है। फिलहाल आप ध्यान दोगे वो इस वैल्यू पे दोगे कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर -12 हमारे नेचर में इतनी वैल्यू होती है इसकी। अब बच्चों जैसा कि मैंने बताया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये रखेंगे 8.85 इंटू 10 की पावर -12, ठीक है। अब बच्चों जैसे इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 10 की पावर 9, क्या आ जाएगी 9 इंटू 10 की पावर 9, और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ठीक है, इसकी यूनिट ही होती है, मैं बताऊंगा आपको। तो k की वैल्यू कितनी हो गई 9 इंटू 10 की पावर, ये आपको ओरली याद रखना है कि कूलाम कांस्टेंट की वैल्यू हमारे नेचर में कितनी होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। अगर दो चार्जेस के बीच में एयर या वैक्यूम मीडियम हो तब की बात हो रही है, ठीक है, अदर मीडियम की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। ओके, ये आपको समझ में आया, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे आपको ध्यान से क्या देखना है बच्चों, जो k है, अभी अभी आपने कहा k को लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट, ठीक है। और अगर मैं इस k को फोर्स के हिसाब से लिखूं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां आ जाएगा मेरे बच्चों Q1 का मैग्नीट्यूड और Q2 का मैग्नीट्यूड अपॉन r स्क्वायर, ठीक है, हो गया। अब ध्यान से देखो, यहां पे आप k भी यूज कर सकते हैं और k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी आप ये वैल्यू k की जगह, यहाँ k होता था, यहाँ k की जगह ये वैल्यू भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको एक बात समझनी है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्या कि अगर मान लो फोर्स को, यानी आप फोर्स को SI यूनिट में लेते हो, SI यूनिट, अगर आप फोर्स को SI यूनिट में लेते, भाई फोर्स को SI यूनिट में अगर हम ले, फोर्स को SI यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, तो फिर बच्चों नेचर में k की वैल्यू ली जाएगी 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है, 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। पहली तो बात ये ध्यान रखनी है, मतलब हमने ये कहा है कि अगर फोर्स को आप SI यूनिट में लेंगे, यानी न्यूटन में लेंगे, अगर किसी न्यूमेरिकल में आप फोर्स निकाल रहे हैं और उसको न्यूटन में ले रहे हैं, तो k की वैल्यू या रिप्रेजेंट या लिखी जाएगी 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। बट फिर बच्चों अगर फोर्स को आप CGS यूनिट में ले रहे हो, CGS यूनिट में ले रहे हो, किसको, फोर्स को, तो k की वैल्यू हमारे नेचर में 1 रखी जाएगी, हमारे नेचर में k की वैल्यू कितनी ली जाएगी, 1 ली जाएगी। फिर बच्चों ये एनालिसिस है, यही तो चीज बोल रहे हैं इस टॉपिक में। एनालिसिस ऑफ कूलॉम फोर्स का मतलब ये है कि भाई आप कूलॉम्स लॉ को बिल्कुल एक एक टर्म्स को एनालाइज करना है हमें। तो एनालाइज यही है कि SI यूनिट में अगर लेंगे तो k की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 लेंगे, और अगर मान लो CGS यूनिट में लेंगे तो k की वैल्यू 1 रखी जाएगी। फिर बच्चों क्या रखी जाएगी, 1 रखी जाएगी। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि फिर बच्चों जो k है, k हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि दो चार्जेस के बीच में जब फोर्स लगता है तो ये देखा जाता है इन दो चार्जेस के बीच में मीडियम क्या है, मीडियम क्या है। अब मान लो मैं आपसे कहूं कि भाई आपको हवा में भागना है, ग्राउंड में भागना है, तो आप इजीली से भाग पाओगे। मैं कहूं कि आप पानी के अंदर भागना है, अब पानी के अंदर भागना आसान नहीं है, आपको ज्यादा फोर्स की जरूरत होगी। तो फिर बच्चों सेम यहीं पे है कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है, तो उनके बीच में अगर एयर या वैक्यूम है तो फोर्स क्या होगा, और अगर इसमें ये दो चार्जेस को पानी के अंदर ले जाए तो फोर्स क्या होगा, डिफरेंस हो जाएगा, फोर्स अलग हो जाएगा, उसकी वैल्यू में चेंज जाएंगे। तो फिर बच्चों जो k है, यही k क्या कहलाता है, कूलॉम कांस्टेंट कहलाता है। और ये जो k है, k यानी जो इस कूलॉम फोर्स में ये जो k आ रहा है, ये जो k आ रहा है, ये k किस पे डिपेंड करता है, आपको ये ध्यान रखना है। k डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मीडियम, पर बच्चों ध्यान रखना है k डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मीडियम। k किस पे डिपेंड करता है बच्चों, डिपेंड करता है नेचर ऑफ मीडियम। मींस कि भाई आपके पास इन दो चार्जेस के बीच में कौन सा मीडियम है, ये उसके नेचर पे डिपेंड करता है। भाई वाटर मीडियम है या किस तरह का मीडियम है, ये उस पर डिपेंड करता है k की वैल्यू। पर बच्चों ये k है, इसे बोलते हैं कूलॉम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं कूलॉम कांस्टेंट, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो एनालिसिस है ये अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब आप इसको ध्यान से देखिए, और आपको मैं बता दूं कि इसको आप नोट भी कर सकते हो। अगर नोट नहीं कर सकते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में आप PDF नोट भी डाउनलोड कर सकते हैं इस लेक्चर के, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट्स एंड डायमेंशन फॉर्मूला, यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ k एंड एप्सिलॉन, ठीक है। फिर बच्चों ये हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है आपका।
टॉपिक क्या है, यूनिट्स एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ के एंड एप्सिलॉन नोट। के मतलब कूलम्ब कांस्टेंट और एप्सिलॉन नोट आपको पता है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। तो जैसे कि हमने एनालाइज किया था अभी, अब हमें क्या करना है, इनका डायमेंशन फॉर्मूला और यूनिट निकालनी है, जो कि पेपर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, और यहाँ हो गया Q1 का मैग्नीट्यूड और यहाँ हो गया Q2 का मैग्नीट्यूड, दोनों का प्रोडक्ट और R स्केयर, यही है आपका कूलम्ब फोर्स। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, हम सबसे पहले तो किसका डायमेंशन फॉर्मूला यूनिट निकालना चाहते हैं, एप्सिलॉन नोट का, ठीक है। तो यहां से एप्सिलॉन नोट को एलिमिनेट करेंगे, यानी एप्सिलॉन नोट इधर आ जाएगा, तो फिर बच्चों नीचे क्या बच जाएगा, आपके पास बच जाएगा 4 पाई और F, और यहाँ Q1 का मैग्नीट्यूड, Q2 का मैग्नीट्यूड और अपॉन R स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आएगा, एप्सिलॉन नोट इधर चले जाएगा। भाई जिसका भी डायमेंशन फॉर्मूला यूनिट निकालनी है उसी को एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है, हमने एलिमिनेट कर दिया। अब हम सबसे पहले तो क्या करते हैं, इसकी यूनिट निकालते हैं। सबसे पहले तो हम इसकी SI यूनिट निकालते हैं। तो फिर बच्चों SI यूनिट तो बहुत आसान है इसकी निकालनी, कैसे, देखिए चार्ज को कूलम्ब मिलेंगे, इसको भी कूलम्ब मिलेंगे, तो क्या बन जाएगा, कूलम्ब स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर हो गया। नीचे यहाँ पे न्यूटन है, यहाँ पे ये एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस को मीटर में लेते हैं तो ये बन जाएगा मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट हो गई कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास एप्सिलॉन नोट की यानी एप्सिलॉन 0 की जो SI यूनिट है वो हमारे पास ये आ गई, ठीक है। अब हम इसका डायमेंशन फॉर्मूला लेंगे, फिर बच्चों डायमेंशन फॉर्मूला DF मतलब डायमेंशन फॉर्मूला। तो देखो इसको कैसे निकालेंगे, तो इसी फॉर्मूले से चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला फिर बच्चों AT होता है, सभी को पता है AT, क्योंकि करंट का फॉर्मूला क्या होता है, Q/T। Q को निकालेंगे तो I × T, I के लिए A और T के लिए T, तो AT और इसके लिए भी फिर बच्चों क्या हो जाएगा AT, क्योंकि दोनों चार्ज है, ठीक है। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है ML_T-2, फोर्स का आपको पता ही है, 4 पाई का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता बिकॉज दिस इज द कांस्टेंट, और R का डायमेंशन, R एक लेंथ है और लेंथ के लिए L हो गया और आपके पास हो गया स्क्वायर। तो इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखें तो M ऊपर चला जाएगा, फिर बच्चों M-1, M ऊपर चला जाएगा M-1। अब यहाँ पे देखिए L और ये L स्क्वायर और L, ये हो गया L³ और L³ यानी ऊपर जाएगा तो L-3, L और L स्क्वायर L3 ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए T स्क्वायर हो गया, T और T स्क्वायर हो गया और एक T हो गया, फिर बच्चों T स्क्वायर और ये ऊपर चला जाएगा तो T की पावर 4 हो गया। आई होप आपको समझ में आया। देखो T और T की पावर 2 और ये T की पावर -2 है, जब ऊपर चलाएगा तो +2 हो जाएगा तो T की पावर 4, फिर बच्चों A और A यानी A का पावर 2। तो ये हो गया डायमेंशन फॉर्मूला आपका किसका, एप्सिलॉन नोट का। आई होप आपको ये डायमेंशन फॉर्मूला और SI यूनिट भी पता लग गई होगी, ठीक है। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे और यूनिट लिखेंगे किसकी, K की, ठीक है। हमारे पास K है, फिर बच्चों K मतलब कूलम्ब कांस्टेंट। अब हमें करना क्या पड़ेगा, पहले तो देखो यहाँ पे K की फॉर्म में लिखना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो इसको K की फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला हमारा बनेगा F इज इक्वल टू, हम ऐसे लिख सकते हैं F इज इक्वल टू K Q1 का मैग्नीट्यूड, Q2 का मैग्नीट्यूड अपॉन R स्क्वायर, यानी इसको हमने एक्सप्लोर कर दिया, यहाँ पे इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख दिया K, ठीक है, क्योंकि K 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के बराबर होता है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, K को एलिमिनेट करेंगे, बराबर जो K को एलिमिनेट करेंगे तो K हो गया बाहर, ये हो जाएगा FR स्क्वायर और ये बन जाएगा Q1 का मैग्नीट्यूड और Q2 का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब हम डायमेंशन फॉर्मूला, पहले SI यूनिट ले लेते हैं, SI यूनिट निकालेंगे, ठीक है। SI यूनिट तो K की SI यूनिट निकालेंगे, आपको पता ही है K को बाहर निकाला तो हमने इसको मल्टीप्लाई से कर दिया, ये इसके नीचे आ गया, राइट, आपको पता ही है। अब देखो फोर्स की SI यूनिट हो गई न्यूटन, इसकी हो गई मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, फिर बच्चों कूलम्ब स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। फिर बच्चों अगर हम देखें ना तो ये यूनिट यानी एप्सिलॉन नोट की यूनिट और इसकी SI यूनिट ऑफ K और SI यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नोट की यूनिट एक दूसरे की रेसिप्रोकल है। देखो कूलम्ब स्क्वायर यहाँ कूलम्ब स्क्वायर यहाँ है, यहाँ इसके बैक में है, पीछे न्यूटन मीटर स्क्वायर यहाँ इसके पीछे है, यहाँ इसके फ्रंट में, ठीक है। तो ये रिवर्स है, एक तरह से रेसिप्रोकल है। अब डायमेंशन फॉर्मूला आप लिखना चाहें तो इसके हिसाब से लिख सकते हैं। देखो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, डायमेंशन फॉर्मूला ML_T-2, फोर्स का तो ये हो गया, डिस्टेंस यानी L2, ठीक है। अब फिर बच्चों चार्ज के लिए मैंने बताया आपके पास AT और यहाँ हो जाएगा आपके पास, यहाँ हो जाएगा आपके पास AT, ठीक है। अब ओवरऑल इसका डायमेंशन फॉर्मूला में कैलकुलेट करें तो M हो गया L³ और L स्क्वायर और L, ये L³ हो गया, T-2, फिर बच्चों T-2 और T स्क्वायर ये ऊपर जाएगा तो T की पावर -4 हो जाएगा, जैसा कि A देख रहे हैं, A स्क्वायर और A की ऊपर चला जाएगा A की -2, तो फिर बच्चों ML3T-4 A-2 इसका सही आंसर आ गया, ठीक है। इसका डायमेंशन फॉर्मूला आ गया, क्लियर है। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे डायमेंशन फॉर्मूला यूनिट SI यूनिट निकलती है, ठीक है। अब हम एक
टॉपिक और पढ़ेंगे जिसे हम बोल रहे हैं 1 कूलम, 1 कूलम, कूलम ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? 1 कूलम ऑफ चार्ज का मीनिंग यहां पे क्या हुआ, ये हमें समझाना है। तो आप एक बात समझिए ध्यान से, 1 कूलम ऑफ चार्ज को समझने के लिए हम सबसे पहले फॉर्मूला लेते हैं कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और एक लॉजिक लगाते हैं। लॉजिक देखो क्या है, आप लॉजिक समझिए क्या है। अगर आपको पता है K की वैल्यू कितनी होती है, K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, ये K की वैल्यू होती है, आपको पता है K की वैल्यू इतनी होती है, सबको पता है, ठीक है। तो K की वैल्यू इतनी होती है। अगर हम देखें तो अगर मान लो दो चार्जेस है Q1 और Q2, आप सपोज करो इन दोनों चार्जेस के बीच में जो R है वो 1 मीटर रख देता हूं मैं, ठीक है। इसने कहा 1 कूलम ऑफ चार्ज क्या है, तो मैं मान के चलता हूं कि ये भी 1 कूलम है और ये भी 1 कूलम है, सपोज कर लीजिए आप। अब इस फॉर्मूले में अगर मैं पुट करता हूं तो फोर्स बताइए कितना आ गया। K की वैल्यू हो गई 9 इंटू 10 की पावर प्यारे बच्चों 9 हो गई। Q1 और Q2 दोनों क्या है 1 कूलम, तो 1 इंटू 1 हो गया। और आपके पास डिस्टेंस कितनी ली प्यारे बच्चों, डिस्टेंस आपने ली 1 मीटर, तो 1 मीटर रखेंगे तो 1 का स्क्वायर। तो ओवरऑल आपके पास फोर्स कितना आया, फोर्स आया आपके पास 9 इंटू 10 की पावर 9 फोर्स है, तो न्यूटन लगाना पड़ेगा। अब आपसे ध्यान से देखो, अब आपसे पूछा है ऊपर 1 कूलम ऑफ चार्ज को डिफाइन करना है। 1 कूलम ऑफ चार्ज को फिर बच्चों आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइन कैसे करेंगे, अब ध्यान से अब डिफाइन ऐसे करेंगे, तो 1 कूलम ऑफ चार्ज मींस 1 कूलम ऑफ चार्ज मींस when two charges having the 1 coulomb of charge separated by a 1 meter, then force experienced by the two charge is 9 into 10 की पावर 9 न्यूटन। This is called a 1 coulomb of charge। 1 कूलम ऑफ चार्ज का मतलब बच्चों यहाँ पे ये है कि जब दो चार्जेस को या दो चार्जेस के बीच में, जो कि 1 कूलम के दो चार्जेस हैं, उनके बीच में अगर 1 मीटर डिस्टेंस रखी जाए तो वो दो चार्जेस कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, अनुभव करेंगे, 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। अगर इतना फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे प्यारे बच्चों, तो इसे ही क्या कहा जा सकता है, इसे ही कहा जा सकता है 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज। आई होप आप इसको, इस लेक्चर में आपको मजा आया होगा, इस लेक्चर को आपने एंजॉय किया होगा और यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपने सीखी होगी। सो थैंक यू वेरी मच।